Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to second lecture, continuation of electromagnetic induction chapter. Today we are going to solve numerical based on Faraday's law and Lenz law. So आज का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको फॉर्मूला क्लियर होगा तो आप न्यूमेरिकल वेरी इजीली कर सकते हो, और जो बाकी कैलकुलेशन का पार्ट है दैट इज ओनली डिफिकल्टी लेवल फॉर यू ऑल आज के इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए। और जहां पे एंगल वगैरह की बात है तो कैसे समझना है, क्या समझना है, वो चीजें बहुत सिंपल है, आपको बस ध्यान देने की जरूरत है। वंस यू फोकस यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो सबसे पहला पॉइंट है जो हमने अब तक लर्न किया था, उसमें वो था फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मींस ये वेक्टर क्वांटिटी है, मींस डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट को एक्सटेंड करोगे तो बी ए cos थीटा मिलेगा, करेक्ट। सो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा, एरिया चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा, अगर आपने थीटा को भी चेंज कर दिया तो भी फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। अब इसके बाद जो दूसरा हमने फॉर्मूला देखा है वो क्या है, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, ठीक है। ये मैं लेंज लॉ के हिसाब से ले रहा हूं, अगर ना मैं इसको फेराडेज लॉ के हिसाब से लूंगा तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ ईएमएफ हो जाएगा। सो मॉड ऑफ ईएमएफ या तो आप ऐसे लिखो या नहीं तो इसी पॉइंट पर आप लिख सकते हो, ईएमएफ इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो ये ईएमएफ आपने किसके टर्म में निकाला, मैग्नीट्यूड के टर्म में निकाला है, ठीक है। तो समझने के हिसाब से लेना है तो ईएमएफ मैग्नीट्यूड के टर्म में तभी होगा जब इन वैल्यू का मैग्नीट्यूड के टर्म में सॉल्व करोगे। तो डी फाई बाई डी टी की वैल्यू को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैं एक्चुअल में क्या करता हूं, मैं इसके टर्म में ही सॉल्व करता हूं, लेंज लॉ के बारे में ही, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आपको आंसर लेंज लॉ के टर्म में पूछा हुआ है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि आपको समझ में नहीं आता कि प्लस वाला वैल्यू लेना, माइनस वाला वैल्यू लेना, एंड यू आर हैबिचुअल ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल विद द फैराडेज लॉ। ये लेंज लॉ का है और ये फैराडेज लॉ के हिसाब से, तो हम ना कोशिश करेंगे लेंज लॉ के हिसाब से, एंड में उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो चीजें थोड़ी सिंपल हो जाएंगी, ठीक है। अब एक और होता है, हो सकता है नंबर ऑफ टर्न अगर होगा तो नंबर ऑफ टर्न होगा तो क्या होगा, माइनस एन डी फाई बाई डी टी, क्लियर। अपॉन क्या होगा, ये डी टी हो गया तो फिर क्या होगा, माइनस एन ब्रैकेट में क्या होगा, फाइव टू माइनस फाइव वन, और ये dt बाय, इसको मैं अभी dt के टर्म में रख रहा हूं, जिसको आप t भी रख सकते हो एट द एंड ऑफ द दिस न्यूमेरिकल। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो एट दैट पॉइंट यू कैन टेक एट एज t। और चलो ठीक है, मैं अगर अभी भी t ले लूंगा तो भी कोई इशू नहीं है, मतलब जब मैं इसको d5 को 5 माइनस 5 ले रहा हूं तो dt को मैं t ले लेता हूं, इज दैट क्लियर। अब इसके बाद बहुत सारे कंडीशन है, जैसे एरिया वगैरह आपको फाइंड आउट करना होगा तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी विल सी। तो एक जो आपका जनरल फॉर्मूला आपको इतना समझ में आया कि ईएमएफ का वैल्यू होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। एक और होता है ईएमएफ इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। एक्चुअल में आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर होता है, बट फिर भी मैंने क्या अरेंज कर दिया उसको, ओम्स लॉ ना, V इज इक्वल टू आई इनटू आर। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई का फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना, इनटू आर। ईएमएफ सेम है तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू यू कैन से डी क्यू बाई डी टी इंटू कैपिटल आर। सब क्या होगा, डी टी कैंसिल हो गया। तो अगर मान लो कभी क्वेश्चन में ना क्यू की वैल्यू पूछा हुआ है इन्होंने, तो ये क्या हो गया, डी फाई बाई कैपिटल आर। अच्छा, ये तो जब कोई टर्न नहीं है तब, अगर मान लो टर्न दिया होगा, इफ नंबर ऑफ टर्न्स गिवन, तो क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। तो आपको बताएगा कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो करंट की वैल्यू आप डायरेक्टली ना, करंट का वैल्यू तो आपको पता ही है, यहां से ये वाली फॉर्मूला है ना, करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट का फॉर्मूला है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, या ईएमएफ की वैल्यू डी फाई बाई डी टी अपॉन आर भी कर सकते हो तो भी चलेगा। तो ये तो मैंने वैल्यूज को मैग्नीट्यूड में ले लिया। तो जनरली जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हम क्या करेंगे, हम लेंज लॉ के टर्म में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एंड विल सी कि क्या हो रहा है। सो हमारे लिए ना एनालाइज करना चीजों को बहुत जरूरी है। तो एक हमारे पास पॉइंट है ना, एक है एंगल थीटा डैश है। तो व्हाट इज द थीटा डैश, थीटा डैश इज द एंगल ऑफ प्लेन विद मैग्नेटिक फील्ड, एंगल ऑफ प्लेन विद मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में जो एंगल बनेगा उसको आपने क्या ले लिया है, थीटा डैश ले लिया है, फिर आपका जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल ऑफ एरिया वेक्टर ऑफ प्लेन, जो प्लेन है उसके एरिया वेक्टर का एंगल है, किसके साथ में, विथ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम अपने कैलकुलेशन में एरिया वेक्टर जो होगा ना प्लेन का, वो कितना एंगल बना रहा है उसको यूज करें। मान लो अगर आपको ये वैल्यू दिया हुआ है, आपको ना एरिया वेक्टर वाला ये एंगल निकालना है, थीटा का वैल्यू, तो क्या करोगा, 90 माइनस प्लेन वाले एंगल से आप माइनस कर दोगे तो आपको क्या होगा, विद एरिया वेक्टर कितना एंगल होगा वो वैल्यू मिल जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में यही प्रॉब्लम होता है कि वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट थीटा डैश और वी आर टॉकिंग अबाउट थीटा। क्वेश्चन में आप अगर ये आइडेंटिफाई कर लेते हो तो काफी हद तक आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं।
सो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 में मैं बेसिकली मेरा ये टारगेट है कि हम समझ पाए कि ना ये प्लेन वाले एंगल का क्या कॉन्सेप्ट है. ठीक है. सो इन्होंने क्या बताया, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. क्वेश्चन में इन्होंने क्या लिखा, अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. तो अभी ना 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, तो ये अभी कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसका ना लेंथ ऐसा ये 20 सेंटीमीटर है और ये वैल्यू 30 सेंटीमीटर में दैट होगा दिस फ्रेम. ठीक है. तो अब ये एरिया का वैल्यू क्या होगा, लेंथ एंड ब्रेड्थ वाली कंडीशन हो गई. ये 20 सेंटीमीटर इन्होंने बोला है इनटू क्या होगा 30 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई करके कितना होगा 600 होगा. क्लियर. और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करना तो क्या होगा 600 इंटू 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में करो 10⁻², तो आप कितना समझ लो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होगा 10⁻² मीटर होता है. बट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना मीटर स्क्वायर होगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा. क्लियर. 1 सेंटीमीटर का 10⁻², सेकेंड सेंटीमीटर का भी 10⁻², दैट विल बी 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. ये 600 होगा. क्या क्या हमने 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना होगा, ये मीटर स्क्वायर होगा. या समझने के हिसाब से 6 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर होगा. इस पे इतना एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं था, आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड आई डिड इट दिस वे. अब क्या बोला, इस प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला, है ना. ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0.3 टेस्ला. ठीक है. अब इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया जो कंडीशन में है, विद एक्सप्लेन नॉर्मल टू द फील्ड, विद एक्सप्लेन नॉर्मल टू द फील्ड, है ना. ये पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं. ये है प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड, क्योंकि ये चीजों को समझना ही बहुत जरूरी है. प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड, नॉर्मल टू फील्ड. ठीक है. एक तो ये पॉइंट है. दूसरा पॉइंट क्या दिया इन्होंने, प्लेन वर्ड उन्होंने पहले किया, फिर सेकंड पॉइंट था इंक्लाइन 30 डिग्री टू द फील्ड. एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या बोला इन्होंने, प्लेन पैरेलल टू द फील्ड. सो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के हिसाब से हम क्या करते हैं, जो एनालाइज करते हैं. फिर क्या बोला इन्होंने, फाइंड द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इन ईच केस. तो हर केस में कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है. तो देखो अब ना इस पॉइंट के हिसाब से समझ लेते हैं हम लोग. तो ये आप समझ लो वो पर्टिकुलर फ्रेम है या प्लेन है जिसके बारे में वो मेंशन कर रहे हैं. इन्होंने क्या बताया, रेक्टेंगुलर ना, हाँ रेक्टेंगुलर लूप. तो ये रेक्टेंगुलर लूप है. ठीक है. अब रेक्टेंगुलर लूप को हमने ऐसे इमेजिन करा. देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर इमेजिन करना, आप मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में इमेजिन करो. तो मार्कर जो होगा ना ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. ठीक है. अब आप क्या होता है, इन्होंने तो पहला पॉइंट बोला प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड. ये प्लेन है ना. प्लेन कैसे डिसाइड करोगे, तो जो फ्रेम है उस फ्रेम के वन एंड से लेके अदर एंड तक आप हैंड को स्लाइड करो तो जो सरफेस मिलेगा वो प्लेन होगा. तो दिस इज द प्लेन. क्लियर. ये प्लेन है. बोला प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो ये एक फील्ड है. अब ऐसे जब अगर ये इस पैटर्न में होगा तब क्या होगा, इसको परपेंडिकुलर होगा. और दूसरा होता है ना एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं. एरिया वेक्टर में क्या करना, प्लेन के ऊपर आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे. प्लेन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये ब्लू मार्कर हो गया एरिया वेक्टर. तो ब्लू मार्कर ब्लैक मार्कर कितना एंगल बना रहा है 0 डिग्री. बट उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. हम क्या करते हैं यहाँ पे कि प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड, तो इसका मतलब क्या होगा, हमको किसकी वैल्यू मिलेगी, थीटा डैश की वैल्यू मिलेगी. थीटा डैश का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री, है ना. मतलब ये जो प्लेन है इसके साथ में 90 डिग्री बनाएगा. जो अगला क्वेश्चन वो क्या बोल रहे हैं, प्लेन इंक्लाइन 30 डिग्री टू द फील्ड. जो प्लेन है वो 30 डिग्री पे इंक्लाइन है फील्ड को. मतलब ऐसा होगा ना, ये आपका प्लेन हो गया और ये फील्ड है. तो प्लेन इस तरीके से, है ना. आप अगर समझने के हिसाब से देखो तो ये कुछ इस तरीके का पैटर्न होगा. बराबर. अब ना अगर मुझे ना एरिया वेक्टर लेना, तो एरिया वेक्टर नॉर्मल बहुत सिंपल सा है. ये जो है देखो ये एंगल 30 डिग्री है. बराबर. तो एरिया वेक्टर का होगा प्लेन को परपेंडिकुलर, प्लेन को परपेंडिकुलर. तो अब इनके बीच का जो एंगल होगा वो थीटा होगा. तो दिस इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया वेक्टर. तो वो अगेन हो गया ना, 90 में से माइनस करोगे आप प्लेन के एंगल को तो कभी भी आपको जो एंगल चाहिए वो मिल जाएगा. प्लेन पैरेलल टू द फील्ड, पैरेलल टू द फील्ड का मतलब क्या होगा, प्लेन पैरेलल टू फील्ड में थीटा डैश की वैल्यू 0. मतलब ये प्लेन ऐसा था, प्लेन ऐसा हो गया. तो प्लेन इज इन दिस डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में. बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एरिया वेक्टर किधर होगा, तो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर रखो तो एरिया वेक्टर लाइक दिस. तो 90 डिग्री बनता है या नहीं बनता, उन चीजों को भी देखना हमारे लिए जरूरी है. ठीक है. तो मान लो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैं फ्लक्स निकालना है. तो पहले तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट थीटा का वैल्यू क्या है. थीटा इज व्हाट 90 माइनस थीटा डैश. तो ये क्या है, प्लेन से नॉर्मल है, फील्ड इज नॉर्मल टू द प्लेन. तो थीटा डैश का वैल्यू 90 डिग्री है. तो क्या होगा 90 माइनस 90 इज इक्वल टू क्या होगा, ये 0 होगा. मतलब जो एरिया वेक्टर होगा ना, एरिया वेक्टर ऑफ द प्लेन, एंगल ऑफ एरिया वेक्टर ऑफ प्लेन, एंगल ऑफ
एरिया वेक्टर ऑफ प्लेन विद मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो अब ये क्या होगा, थीटा का वैल्यू हो गया 0 डिग्री। सो अब अगर मुझे फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड है 0.3 टेस्ला। एरिया कितना है, एरिया हमने निकाला 6 इंटू 10⁻², और कॉस 0 ये हो गया कॉस 0, ये थीटा एरिया कॉस 0। तो अब ये हो गया 6 3 18 मतलब 1.8 हो गया इंटू 10⁻², है ना। कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये कितना हो जाएगा इसका यूनिट, इसका यूनिट होगा वेबर, ठीक है ना। फ्लक्स का फॉर्मूला यूनिट होगा वेबर, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट का क्या क्राइटेरिया, सेकंड पॉइंट में भी थीटा निकालना है, तो क्या होगा 90 माइनस थीटा डैश की वैल्यू का सेकंड केस में 30 डिग्री, तो हमने 30 डिग्री यहां पे ले लिया। 90 माइनस 30 कितना हो गया, ये हो गया 60। तो अब क्या हो गया, फाई का वैल्यू क्या होगा, ये बी ए कॉस 60 आप डायरेक्टली ले लो चलेगा। तो बी ए का वैल्यू देखो यहाँ पे वैल्यू होगा, बी ए का वैल्यू क्या होगा, चलो लिखने के लिए लिख लेता हूं मैं, है ना। अदरवाइज कैलकुलेशन टाइम में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। cos 60 वैल्यू 1/2, तो ये पूरा वैल्यू है कैलकुलेशन में कितना मिला था आपको, 1.8 इंटू 10⁻² मिला था इंटू 1/2, ये उसका हाफ हो जाएगा, तो 0.9 इंटू 10⁻² वेबर हो गया, ठीक है। अब आते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रही है, लास्ट क्वेश्चन में प्लेन पैरेलल टू द फील्ड, प्लेन पैरेलल टू द फील्ड में क्या हो गया कि ये थीटा का वैल्यू 0 हो गया। तो अब जो थीटा का वैल्यू क्या होगा, वो 90 माइनस क्या है, थीटा डैश है, करेक्ट ना। तो 90 हमने ले लिया, थीटा डैश का वैल्यू 0 है, तो ये कितना एंगल हो गया, 90 हो गया। तो अब हमने क्या लिया, फाइव इज इक्वल टू क्या होगा, बी ए कॉस 90। तो अब टाइम पास करने की जरूरत नहीं, cos 90 है तो cos 90 की वैल्यू 0 हो गया, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। सो ये क्वेश्चन में आपको ना एनालाइज करना बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से आप ना एरिया वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्टली आप प्लेन के साथ में कितना एंगल उसको थीटा डैश ले लो, और एरिया वेक्टर के साथ में निकालने के लिए 90 माइनस थीटा डैश कर दो, तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। अब आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मैग्नेट होगा, मान लो ये ना मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा, देन सिमिलरली यू टेक अनदर मैग्नेट, तो ये मैग्नेट होगा, ये क्या है, साउथ पोल है। तो ये नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है साउथ पोल की तरफ, इस तरीके से, क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या दिया, उस चीजों को जरा समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है, अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर इज ड्रैग्ड अक्रॉस द गैप बिटवीन द पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट इन 0.5 सेकेंड्स, है ना। मतलब जो 0.5 सेकेंड्स है, ऐसे केसेस में क्या होगा, चेंज इन टाइम बेसिकली। dt का वैल्यू क्या दिया इन्होंने, 0.5 सेकेंड्स दिया, ठीक है। मतलब इस पोल पीसेस के बीच में से क्या क्या उसको उन्होंने ड्रैग किया है, वो मेटालिक वायर को। फिर क्या बोल रहे हैं, द मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन द पोल पीसेस इज नोन टू बी 8 इंटू 10⁻⁴ वेबर। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितना है, 8 इंटू 10⁻⁴ वेबर है। एस्टिमेट द ईएमएफ इंड्यूस इन द वायर। अब ने उन्होंने वायर को ड्रैग किया, तो देखो क्या होता ना, जब वायर यहां पे एंटर किया है तो मतलब φ1 का वैल्यू कितना आ गया था, मतलब जो फ्लक्स की वैल्यू उन्होंने बताई थी, मतलब वो एंटर किया है 8 इंटू 10⁻⁴ वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, वो क्या क्या एंटर किया। अब उसे बाहर निकाला तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो φ2 की वैल्यू हो गई 0, क्लियर। सो अब जो हमारे पास ना फॉर्मूला है, क्या है, ईएमएफ का फॉर्मूला, ईएमएफ का फॉर्मूला है माइनस d∅/d2 dt, तो उसको और आगे एक्सटेंड करेंगे तो माइनस d∅ का वैल्यू क्या लिखोगे आप, φ2 माइनस φ1, क्लियर, है ना। अपॉन क्या है, ये dt है, dt लिखना तो dt, नहीं तो आप t लिख लो, कोई इशू नहीं है। तो ईएमएफ इज इक्वल टू, ये माइनस होगा, φ2 का वैल्यू कितना होगा, 0 हो गया, φ1 का वैल्यू कितना होगा, 8 इंटू 10⁻⁴, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक, 0.5 सेकेंड्स। अब ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना। तो ये क्या होगा, 8 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय 0.5, तो ये 0.1 होगा, 5 1 जा 5 5 6 जा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1.6 है, ये 10⁻⁻1 है, ऊपर आएगा तो क्या होगा, 10⁻+1 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 10⁻3। तो ये 1.6 इंटू 10⁻3 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस होगा उस वायर के अंदर, ठीक है। अब हमारा अगले पॉइंट, अच्छा एक और होता है कि अगर आप 10⁻3 को आप रिमूव करते हो तो ये हो जाएगा 1.6, 10⁻3 को हटाओगे तो मिली वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1.6 मिली वोल्ट भी हो सकता है। यहाँ पे आंसर उन्होंने मिली वोल्ट में नहीं दिया, वोल्ट में दिया। दिस इज जस्ट टू प्रैक्टिस कि अगर इन केस अगर आपको कभी कोई चीज मिली वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करोगे। अब अगला जो क्वेश्चन है, ये भी अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर लूप है जिसके साइड की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, मतलब सब आप ले लो, चलो ठीक है, मैं तो करेंगे, ये स्क्वायर लूप है, इसके जो साइड की वैल्यू वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, करेक्ट। तो हमने लिखना, तो हम लिख लेते हैं L = 10 सेंटीमीटर। अगर मान लो उसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे, 10 इंटू 10⁻², है ना।
सिंप्लीफाई करके वैल्यू कितना मिलेगा 0.1 मिलेगा, या 0.1 मिलेगा या डायरेक्टली आप 10⁻⁻1 लिख लो, पावर टर्म में रहेगा ज्यादा बेटर है, 10⁻⁻1 मीटर मिला। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ 0.7 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ 0.70 ओम इतना रेजिस्टेंस है उस स्क्वायर लूप का, इज वर्टिकली प्लेस्ड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, है ना, वर्टिकली प्लेस्ड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो आप देखो ये क्या है ना कि आप समझने के हिसाब से ले लो, वर्टिकली प्लेस्ड इन द सेंस ये ऐसे होगा, ये वर्टिकल होगा बराबर, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, तो जैसे मैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेना, अगर डायरेक्शन का कन्वेंशन का हम लेते हैं तो डायरेक्शन के कन्वेंशन के हिसाब से हमने क्या लिया है, ये नॉर्थ है, इसको साउथ लिया है, इसको हमने ईस्ट लिया है, इसको हमने क्या किया है वेस्ट लिया है। तो वो जो रेक्टेंगुलर लूप है या रेक्टेंगुलर जो कॉइल है, रेक्टेंगुलर स्क्वायर है, स्क्वायर जो कॉइल है उसको उन्होंने क्या है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे रखा हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से। देन दे आर सेइंग a uniform magnetic field of 0.10 टेस्ला is set up across the plane, ठीक है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड सेट हो रहा है, कितना सेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड 0.10 टेस्ला, 0.10 टेस्ला इतना मैग्नेटिक फील्ड सेट हो रहा है। कौन से डायरेक्शन में सेट हो रहा है, अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बीच में क्या है मैग्नेटिक फील्ड को सेट किया है, तो ये ऐसे है बराबर, ये ऐसे है, देखो अगर आपको दिखाई दे रहा हो, और मैग्नेटिक फील्ड ना मार्कर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड मार्कर देखो ऐसे, ये इस तरीके से ऐसे इंक्लाइंड है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रहा है, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का हो गया, क्लियर। तो एक हिसाब से आप देखोगे ना तो ये प्लेन के साथ में ना, प्लेन के साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा डैश इज इक्वल टू 45 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड विद द प्लेन ऑफ एरिया मेकिंग 45 डिग्री, ठीक है। तो अब अगर मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो व्हाट इज द वैल्यू फॉर थीटा, थीटा का वैल्यू बहुत सिंपल सा है, 90 माइनस क्या होगा 45 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो गया, अंडरस्टूड। फिर आगे क्या दिया इन्होंने, द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0 इन 0.70 सेकेंड्स, सो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज टू 0, मतलब पहले जो मैग्नेटिक फील्ड उसको 1 ले लेंगे, जो नया मैग्नेट उसको 2 ले लेंगे, और कितने टाइम में हो रहा है तो उसको आप dt ले लो या उसको t ले लो, जैसा भी है ना, डिपेंडिंग ऑन क्या फ्यूचर में क्या उसको लेंगे, तो dt या t जो भी ले लो उसका वैल्यू कितना होगा 0.70 सेकेंड्स उसको टाइम लगेगा। फिर क्या बोला इन्होंने, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन है, आपको क्या करना है ईएमएफ डिटरमाइन करना, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ डिटरमाइन करना है, एंड करंट आपको डिटरमाइन करना है इस टाइम इंटरवल के लिए। तो देखो आप एक चीज समझ लो कि आपको जो बात समझ में आ रही है, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालोगे, हाउ विल यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, a इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो अभी l का वैल्यू क्या 10⁻⁻1 है, तो फिर क्या होगा 10⁻⁻1, ये होगा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, तो आपको एरिया का वैल्यू मिलेगा, एरिया चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, है ना। तो अगर मान लो मैंने लेंज लॉ के हिसाब से अगर मैं प्रोसीड करता हूं, तो लेंज लॉ का क्या फॉर्मूला है, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस d∅/dt, करेक्ट, और उसको और आगे एक्सटेंड किए तो माइनस ब्रैकेट में क्या होगा φ2 माइनस φ1 अपॉन क्या होगा ये t हो गया, तो आई नीड टू गेट वैल्यू फॉर φ2, आई नीड टू गेट वैल्यू फॉर φ1, क्योंकि t का वैल्यू हमको पता है, ठीक है। तो पहले हम φ2 φ1 से फोकस करते हैं, φ1 स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्या था B1 था, करेक्ट है ना, ये फॉर्मूला BA cos थीटा, और एरिया का वैल्यू का फिक्स होगा, तो BA हो गया, फिर क्या होगा cos थीटा, cos 45, करेक्ट ना, एंगल कितना 45 है इन बिटवीन। फिर B1 का वैल्यू कितना है, व्हाट्स द वैल्यू फॉर B1 का वैल्यू 0.1, तो अच्छा 0.1 टेस्ला का मतलब है, इसको भी आप 10⁻⁻1 लिख सकते हो, तो 10⁻⁻1 टेस्ला, तो ये क्या होगा 10⁻⁻1 हो गया, एरिया का वैल्यू क्या होगा 10⁻⁻, ये क्या होगा 2 हो गया, इनटू 45 का वैल्यू होगा 1/√2, तो 1/√2 का वैल्यू पता है कितना होता है, 1/√2 होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं 1/√2 का वैल्यू होता है एक्चुअल में 0.707, ठीक है, लेकिन यहां पे ना 0.7 तक की वैल्यूज है, तो उन्होंने क्या एक्सपेक्ट में वैसा ही किया है, तो चलो ठीक है हम ना 0.707 तक ले लेते हैं, तो ये वैल्यू कितना 1/√2 की वैल्यू, तो ये क्या हो गया, ये 10⁻³ हो गया, करेक्ट, ये वैल्यू हो गया 0.707, ये किसका वैल्यू क्या है φ1 का वैल्यू का, और यूनिट क्या होगा वेबर। अब हमें ना फ्लक्स 2 के ऊपर फोकस करना, फ्लक्स 2 के ऊपर जब आप फोकस कर रहे हो तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ना मैग्नेटिक फील्ड उसके केस में 0 है, बट फिर भी देख लेते हैं कि अगर हम फ्लक्स 2 की बात करते हैं तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड 2 एरिया तो वही होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, जैसा उन्होंने कुछ बताया नहीं, तो B2 का वैल्यू 0 है,
तो ये पूरा फ्लक्स क्या हो जाएगा, सेकंड केस का 0 हो जाएगा। गॉट इट। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ये वाले फॉर्मूले में। तो क्या होगा, ईएमएफ का फॉर्मूला, ईएमएफ इज इक्वल टू, ये माइनस है, ∅2 का वैल्यू क्या है, 0 है। ∅1 का वैल्यू कितना मिला अपने को, ∅1 का वैल्यू मिला है -0.707 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय क्या होगा, टाइम t। तो t का वैल्यू कितना लिया हमने इस क्वेश्चन। तो अभी ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा, ये माइनस माइनस, ये तो 0 हट जाएगा, माइनस माइनस में मल्टीप्लाई विद 10 इंटू प्लस, तो 0.707 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.7। तो अब एक हिसाब से देखा जाए ना, तो जैसे अभी इसको कैंसिल करना था तो 7 बन जा, है ना, तो ये 0.101 ऐसा हो गया, करेक्ट। तो अब अगर 10⁻⁻1 को ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, ये 10⁻⁻1 को ऊपर लेके गए तो ये 10⁻⁻1 होगा ना, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10⁻²। तो ये क्या होगा, 0.101 इंटू 10⁻², है ना, ये ऊपर जाकर उसको -2 कर देगा। तो अब ये ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, मान लो कि मैं यहाँ डेसिमल को शिफ्ट करता हूँ ना इस साइड में, तो ये 101 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये वोल्ट। ठीक है, ईएमएफ की वैल्यू मिल गई। तो इस एक्चुअल में इसका मतलब अगर आप देखोगे ना, जैसा मैंने अभी बताया था, 10⁻³ को अगर रिप्लेस करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो मिली वोल्ट में। तो ये वैल्यू हो सकता है 1.01 मिली वोल्ट। थोड़ा जगह नहीं है, सॉरी फॉर दैट। अभी ना करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट का फॉर्मूला होता है ईएमएफ अपॉन आर, है ना। तो ईएमएफ की वैल्यू, अब अगर मान लो ना करंट को आप मिली एम्पियर में कैलकुलेट करना चाहते हो, एम्पियर में कैलकुलेट करना चाहते हो, वो इंपॉर्टेंट है। चलो मैं एम्पियर में पहले कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ईएमएफ का वैल्यू 101 इंटू 10⁻³ मिला है। व्हाट इज द वैल्यू फॉर द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको मिला है 0.70, है ना, तो ये मिला है 0.7। तो अब एक हिसाब से देखा जाए ना, तो ये इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो होगा 10.1 अपॉन क्या होगा, ये 7 होगा इंटू 10⁻³ अब 7 से कैंसिल करो तो 7 बचा 7, करेक्ट, पॉइंट। तो क्या होगा, 3 बचा ना, फिर 3 लेफ्ट आउट, तो 7 4 जा, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स में ले लेता हूं, तो 1.4 इंटू 10⁻³ ये एम्पियर हो गया। अब मान लो 10⁻³ को जैसे मैं हटा दूंगा तो किसमें बदल जाएगा, मिली में बदल जाएगा, 1.4 मिली एम्पियर। या नहीं तो आप अगर ना मिली एम्पियर में आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करना था, तो ये भी एक ऑप्शन था। क्या ऑप्शन था आपके पास, आप मिली वोल्ट वाली वैल्यू को डायरेक्टली आप आर से डिवाइड कर देते, तो आपको डायरेक्टली करंट मिली वोल्ट से कहां मिलता, मिली वोल्ट से मिली एम्पियर में कन्वर्ट हो जाता। बट इट्स बेटर अगर आपने एम्पियर और मिली एम्पियर दोनों में निकाला है, तो कभी कभी हो सकता है कि ना आपको यूनिट की वैल्यू के ऊपर प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों में निकाल लिया हमने, एम्पियर में भी निकाल लिया और मिली एम्पियर में। सिमिलरली वोल्ट को भी हमने किस में निकाल लिया, ईएमएफ को भी वोल्ट में भी निकाल लिया, मिली वोल्ट में भी निकाल लिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, a 10 ohm resistance coil has a 1000 turns, ठीक है। एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम और नंबर ऑफ टर्न्स गिवन विच इज गिवन एज 1000 टर्न्स है, एंड एट अ टाइम 5.5 इंटू 10⁻⁻4 वेबर ऑफ फ्लक्स पासेस थ्रू इट। मतलब वो जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है और नंबर ऑफ टर्न 1000 है, उसके अंदर से फ्लक्स पास हो रहा है, दैट इज 5.5, है ना। तो 5 का वैल्यू जो उसके अंदर से पास हो रहा है उसका वैल्यू है 5.5 इंटू 10⁻⁻4 वेबर। इतना फ्लक्स पास हो रहा है एट एनी टाइम थ्रू इट। इफ द फ्लक्स फॉल्स टू, फ्लक्स की वैल्यू फॉल हो रही है, मतलब कि ना पहले वाले को मैंने 1 ले लिया, सेकंड वाले को 2 ले लिया, फ्लक्स फॉल्स टू 0.5 इंटू 10⁻⁻4 वेबर, ठीक है, इन 0.1 सेकेंड। एक हिसाब से देखा जाए तो ये dt की वैल्यू है, जिसको आप t भी ले लोगे तो भी चलेगा, 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द ईएमएफ जनरेटेड इन दी वोल्ट। आपको ईएमएफ फाइंड आउट करना है, तो अभी ईएमएफ फाइंड आउट करना है, इन्होंने मैग्नीट्यूड वगैरह नहीं बोला, तो हम ना बाद में मैग्नीट्यूड में भी निकाल के दिखाएगा। अगर देखो आप अगर आप ध्यान दोगे ना, अब तक जितना हमने कैलकुलेशन किया सब में वैल्यूज आपको पॉजिटिव ही मिली है रेंज लॉ लगाने के बाद भी, ठीक है। सो आप कोशिश करो कि ना अगर आपको माइनस साइन मिलता है तो फाइन उसको आप मॉड में रख दो तो भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या नेक्स्ट क्या बोले, एंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द कॉइल इन कूलम्स, मतलब कितना चार्ज फ्लो हो रहा है आपको वो भी निकालना है। तो हमने ना क्यू ले लिया या डी क्यू ले लिया, है ना, क्योंकि हमने फॉर्मूला लिखा ना डी क्यू या क्यू जो भी है, मैं क्यू ही लिख देता हूं, कोई इशू नहीं है, दैट्स ऑल्सो फाइन। सो अब ना यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, डू वी नीड टू कंसिडर द एंगल इन दिस केस, डू वी नीड टू कंसिडर द एंगल इन दिस केस। तो यहाँ पे एंगल की जरूरत नहीं है, अगर आपको फ्लक्स डिटरमाइन करना है
ये क्वेश्चन मार्क है, तब एंगल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट यहाँ पे फ्लक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ईएमएफ निकालना है। तो जैसा अभी तक हमने समझा है लेंज लॉ के हिसाब से, तो लेंज लॉ के हिसाब से ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन, क्या हो गया, डी फाइव बाई डी टी। उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे तो ये माइनस एन हो जाएगा। डी फाइव कैन बी रिटन एज फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन क्या होगा, ये टी हो गया। ठीक है, अब एक बार ईएमएफ मिल जाएगा तो आप क्या करोगे, करंट की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो। करंट का वैल्यू क्या होता है, ईएमएफ अपॉन आर होता है। ये क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि इससे आप ना फिर चार्ज की वैल्यू निकालोगे ना, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, है ना। टी का वैल्यू दिया है इन्होंने, करंट की वैल्यू आप डिटरमाइन करके आप चार्ज निकाल सकते हो। या इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ना एक ऑप्शन आपके पास और क्या ऑप्शन है, Q इज इक्वल टू क्या है, यहां पे ये dq है या q है, जो भी लेना, ये नंबर ऑफ टर्न्स इनटू चेंज इन फ्लक्स अपॉन क्या होगा, ये कैपिटल R। समझ में आ रहा है, या समझने के हिसाब से इसको लेना तो n ले लो, आप इसको क्या ले लो, 5 2 माइनस 5 1 अपॉन क्या होगा, कैपिटल R। दोनों से देख लेते हैं, क्योंकि क्या है, आप कौन सा फॉर्मूला आपको कब कहां पे याद आ जाए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम ईएमएफ पे फोकस करते हैं। तो ईएमएफ के कैलकुलेशन के लिए क्या क्राइटेरिया, ईएमएफ, तो नंबर ऑफ टर्न, ये माइनस साइन पहले से ही है, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 1000 है, क्लियर, इनटू ये क्या है, 5 2 माइनस 5 1, 5 2 का वैल्यू कितना है, 5 2 का वैल्यू माइनस 0.5, माइनस 0.5 इंटू 10⁻⁻4, क्लियर, 5 1 का वैल्यू कितना है, 5 1 का वैल्यू 5.5 इंटू 10⁻⁻4, 5.5 इंटू 10⁻⁻4, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक, कितना टाइम लग रहा है इसको, टाइम लग रहा है 0.1 सेकेंड, क्लियर, तो ये 0.1 सेकेंड। तो लेट्स सी, ये माइनस 1000 हो गया, जिसमें से 10⁻⁻4 को हमने कॉमन ले लिया। अब क्या होगा, 0.5 माइनस 5.5, 0.5 माइनस 5.5 अगर आप करोगे तो ये कितना आएगा, -5 आएगा आपको। ठीक है, अपॉन क्या है, ये 0.1 है, क्लियर। तो अब ये 0.1 अगर ऊपर जाएगा तो 10 10⁻⁻1, 0.1 को आप 10⁻⁻1 लिखोगे, अगर ऊपर जाएगा तो 10⁻+1 हो जाएगा। तो ये 1000 से कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 10,000 इंटू क्या है, 10⁻⁻4 इंटू -5, ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना ये में हो गया, 5 वोल्ट। तो देखो यहां पर ये वैल्यू पॉजिटिव में आ गया, तो अब इसको मॉड में कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं, है ना, +5 आ गया, +5 वोल्ट। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मान लो कि अगर मुझे चार्ज फाइंड आउट करना है, तो इसमें ना जो मेथड 1 है, मैं उस पर भी फोकस कर रहा हूं, मेथड 1, है ना, मेथड 1 पर भी मेरा फोकस है, क्लियर। तो मेथड 1 में क्या है कि आपको पता है आई का वैल्यू निकालना, आई ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट है, ठीक है, यहां पे हमने निकाला, और रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। तो कैंसिलेशन वाला वैल्यू कितना हो गया, 0.5 एम्पियर हो गया। और चार्ज का क्या फॉर्मूला है, चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। तो ये करंट इंटू टाइम, कितना करंट फ्लो हो रहा है, 0.5 एम्पियर। कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, 0.1 सेकेंड में। तो इसका मतलब क्या, मल्टीप्लाई करा 0.05 कूलम, ये फ्लोइंग चार्ज हो गया। अब हम ना मेथड 2 ले लेते हैं। मेथड 2 में क्या है, ठीक है, अभी डिपेंड करता है ना आपको क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके हिसाब से, है ना। तो Q का फॉर्मूला क्या है, Q का फॉर्मूला हमने जो यहां निकाला ना, N 5 2 माइनस 5 1 अपॉन R, ठीक है। एंड में आप उसको ना मैग्नीट्यूड में ले लेना, अगर आपको ना ये नेगेटिव में मिलता रहेगा तो कोई इशू नहीं है। नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स है 1000। 5 2 की वैल्यू कितनी मिली हमको, 5 2 की वैल्यू मिली है 0.5 इंटू 10⁻⁻4 माइनस, है ना। तो ये क्या है, -5.5 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय व्हाट्स द वैल्यू, आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू है 10 ओम, है ना। अगर आपको ध्यान से देखोगे ना, तो मुझे एक्चुअली ऐसा करना था, अगर ये कैलकुलेशन हम इस तरीके से भी कर सकते थे ना, ये यहां पे, तो ये होता था आपका 0.5 डिवाइडेड बाय 0.1, ये ऐसा हो सकता था। ये किसका कैलकुलेशन होता, न्यूमरेटर वाला पार्ट। ये फॉर्मूले के हिसाब से देख लो, मैंने ये फॉर्मूला यहां पे ना, ये फॉर्मूला यहां पे, तो हमने n 5 2 माइनस 5 1 का कैलकुलेशन किया था यहां पे ना न्यूमरेटर में, तो हो जाता था। अगर आप उस हिसाब से डायरेक्टली देखते ना, 1000 है, फिर ये 10⁻⁻4 को कॉमन ले लिया, फिर क्या हो गया 0.5 और ये करके ये वैल्यू मिला, तो 0.5 हो जाता है ना। जो डिवाइड करके फाइनली कितना होगा, ये 5/1 दैट इज 5, यही वैल्यू मिलती। तो लेट्स सी यहां पे क्या करना है,
सो अभी ये क्या होगा 1000 है ना, तो यहाँ पे अगर पहले न्यूमरेटर वाली वैल्यू को मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ, तो न्यूमरेटर की वैल्यू मुझे कितना मिलता है 0.5 मिलता, करेक्ट 0.5, और ये क्या है 10 है, तो कैंसिल करने के बाद चार्ज का वैल्यू कितना होगा 0.05 कूलम। तो मिला जुला के क्या होगा, जो चार्ज यहाँ पे मिला वही चार्ज आपको यहाँ मिला। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला आपके लिए सुटेबल लग रहा है। जैसा अभी मान लो कि डायरेक्टली इन्होंने क्वेश्चन में पूछा ना फाइंड आउट चार्ज, डायरेक्टली क्वेश्चन में चार्ज है, तो अकॉर्डिंग टू मी दिस फॉर्मूला विल बी बेटर, है ना, इंस्टेड ऑफ wasting so much time and all, then you'll come to this particular part, so you can directly use this formula and you'll get the answer। तो आप अगर ये सेकेंड फॉर्मूला यूज करते हो चार्ज के लिए, अगर डायरेक्टली चार्ज पूछा है तो बेटर होगा, अदरवाइज आप ये नॉर्मल मेथड से करो तो भी ठीक है। और दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड इन सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है बट आपको लॉजिकली समझना इसमें जरूरी है हमारे लिए। सो लेट्स सी कि क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। ये अ वायर 88 सेंटीमीटर लॉन्ग bent into a circular loop is placed perpendicular to magnetic field of flux density 2.5 Weber per meter square। ठीक है, चलो अभी ये पॉइंट को पहले समझ लेते हैं कि एक ना वायर है, इस वायर का जो लेंथ है ना, टोटल लेंथ का वैल्यू वो है 88 सेंटीमीटर, करेक्ट। इसको उन्होंने क्या किया, सर्कुलर लूप के फॉर्म में कन्वर्ट किया, दे कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप। तो अब इसका मतलब क्या होगा, जो सर्कमफेरेंस की वैल्यू होगी ना 2πr, ये जो लेंथ है वो सर्कमफेरेंस में कन्वर्ट होगा ना, इज इक्वल टू कैपिटल L, बराबर। और फिर बाद में बोल रहे हैं प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 2.5, है ना, वो जो है एंगल वाले पे आप फोकस करेंगे, बट यहाँ पे इन्होंने फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू दी है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर फ्लक्स डेंसिटी। तो अभी ये कंफ्यूजन सा लग रहा है कि ये क्या है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर मतलब आपको फ्लक्स का बोलना, फ्लक्स इज इक्वल टू बी इनटू ए, फ्लक्स का यूनिट होगा वेबर हो गया, बराबर, और ये b हो गया, ये मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब मींस दे आर टॉकिंग अबाउट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये उनके लिए अगर जिसको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जो फ्लक्स बोलने से कभी कभी लोग कंफ्यूज आते हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द f5 का वैल्यू, बट ये फाई नहीं है, दे आर टॉकिंग अबाउट द b का वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इन्होंने कितना बताया कि जब ना उसको सर्कल में कन्वर्ट किया इस वायर को, तो उस टाइम पे जो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर इंसिडेंट हुआ था वो था 2.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, विद इन 0.5 सेकेंड द लूप विल चेंज इनटू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, विद इन, तो यहाँ पे dt का वैल्यू दिया है, dt की वैल्यू को आप t भी ले लो, डिपेंडिंग ऑन जो सिनेरियो होगा उसके हिसाब से पुट कर लेना। ये कितना 0.5 सेकेंड्स, 0.5 सेकेंड्स में इन्होंने क्या कर दिया, द लूप इज चेंज इनटू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब जो लेंथ है ना स्क्वायर का वो कितना है 22 सेंटीमीटर है, क्लियर। और फिर आगे क्या दिया है, द फ्लक्स डेंसिटी इज इंक्रीज टू 3.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो फ्लक्स डेंसिटी है बी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, कहां पे चला गया 3.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब ये ना मैग्नेटिक फील्ड B2 होगा, ये क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड 1 होगा। देखो अब यहां पे जो ये डिटेल्स है ये किस कौन से शेप के लिए है, ये स्क्वायर के लिए, क्लियर। और ये जो ऊपर जो भी डिटेल है ना ये किसके लिए है, ये है सर्कल के लिए। तो जो उनका एरिया है ना वो अभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि पहले जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए हमें एरिया क्या मिलेगा, सेकंड इन्फॉर्मेशन के लिए एरिया क्या मिलेगा। ठीक है, ये डेटा है जो दिया है उनके बेसिस हमने निकाला। पहले जो क्वेश्चन था ना, एक छोटा सा पॉइंट और मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे अभी इन्होंने बोला 88 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर बेंट इनटू द सर्कुलर लूप, ये सर्कुलर लूप हो गया, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को ये परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसे, बराबर। तो ये प्लेन परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड को, तो अब मतलब क्या होगा कि प्लेन के साथ में जो ये एंगल बनाएगा वो होगा थीटा डैश होगा, तो बहुत सा वैल्यू होगा थीटा, थीटा इज 90 माइनस थीटा डैश। ठीक है, तो वो हिसाब से आप एंगल की वैल्यू क्या करोगे, निकालोगे इफ नीडेड। फिर आगे इन्होंने क्या बोला, विद इन 0.5 सेकंड्स द लूप विल चेंज इनटू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड फ्लक्स डेंसिटी इज इंक्रीज टू 3.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसमें ना क्या वेरिएशन है, इसमें वेरिएशन सिर्फ हो रहा है आपका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, बाकी एंगल वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर आपको मेंशन करना है तो आप पहले मेंशन कर सकते हो कि ये जो सर्कल है ये इसका प्लेन बना रहा है कितना एंगल 90 डिग्री, तो उस हिसाब से जो एरिया वेक्टर होगा वो कितना एंगल बनाएगा 90 माइनस 90, वैल्यू हो गया 0। और आगे और एक्सटेंड करना है तो यू कैन राइट कि cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है जो हमें रिक्वायर्ड है। तो अब देखो पहले केस में ये क्या था, सर्कल था ना, तो पहले मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर सर्कल। अब मेरा जो कैलकुलेशन है वो सर्कल के लिए है, फॉर सर्कल। सर्कल के लिए ना देखो एरिया का वैल्यू को मुझे कैलकुलेट करना, तो एरिया की वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले मुझे तो आर पता होना चाहिए ना,
सो ये हमने इतना समझा है कि जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दैट वायर, है ना, 88 सेंटीमीटर को हमने सर्कल में कन्वर्ट किया। तो ये क्या होगा, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इज व्हाट, एल अपॉन 2 पाई। क्लियर, एल की वैल्यू कितनी है, 88 है ना, अपॉन 2 है। पाई का वैल्यू क्या है, देखो पाई का वैल्यू ना 22/7 रखोगे तो बेटर होगा, क्योंकि कैलकुलेशन इजीली हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, तो आर का वैल्यू हो गया 14 सेंटीमीटर। क्लियर, या यू कैन से 14 इंटू 10⁻⁻2 मीटर इफ नीडेड। ओके, अब हम आ जाते हैं एरिया के ऊपर। सो एरिया का क्या स्टोरी है, सो अब सर्कल है ना, ये पहला फर्स्ट कंडीशन सर्कल का ही ना, फर्स्ट कंडीशन में सर्कल का ही लिया है ना, ये फर्स्ट कंडीशन, इसके लिए उसके एरिया को हमने ले लिया है A1। A1 का वैल्यू क्या होगा, ये पाई हो गया, ये हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, अब पाई को वैल्यू को मैंने क्या किया 22, है ना, बाय क्या किया 7 किया। अब यहां पे क्या करेंगे, ये 14 है इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे बेटर होगा। फिर वापस से आर स्क्वायर हो गया 14 इंटू 10⁻⁻2, तो ये होगा 7 2 जा 14। क्लियर, सो अब अगर ए हिसाब से हम देखते हैं तो ये वैल्यू जो होगा ना, यहाँ पे देखो अभी A2 की वैल्यू को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। सो अब व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, तो A1 का वैल्यू जो हमको मिला है, A1 का वैल्यू, सो ये क्या होगा 22 इंटू 2 कितना हो गया 44 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 14। क्लियर, तो इंटू क्या है 10⁻⁻4 है। सो अब अगर देखा जाए तो 14 4 जा, देन 14 4 जा 56 हम निकालेंगे तो 616 हो गया, इंटू क्या होगा ये 10⁻⁻4, ये A1 का वैल्यू है, यूनिट मीटर स्क्वायर होगा। तो अब अगर मैं इसको अरेंज करूं तो ये 6 हो जाएगा, चलो ठीक है, इसको 616 इतना ही रहेगा मीटर स्क्वायर। करेक्ट, बाद में शायद कैलकुलेशन में थोड़ा हेल्प मिल जाए। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो हमको ना किसकी वैल्यू मिल गई, हमको A1 की वैल्यू मिल गया, ये कैलकुलेट कर लिया हमने। B1 का वैल्यू हमको बताया, B1 का वैल्यू कितना है, B1 का वैल्यू मिला है 2.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगर आपको कॉस थीटा लेना है इस केस में तो वो वैल्यू 1 हो जाएगी। करेक्ट, तो फ्लक्स 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्लक्स 1 का वैल्यू हो गया, ये हो गया B1 A1 cos थीटा, तो ये cos थीटा का वैल्यू 1 होगा। B1 का वैल्यू कितना है, B1 का वैल्यू है 2.5 इंटू A1 का वैल्यू क्या है 616 इंटू 10⁻⁻4। तो अभी देख लेते हैं फ्लक्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, सो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5, तो 25 6 क्या होगा 150 हो गया, 25 और फिर ये 40 हो गया, मतलब यहां पे क्या आएगा वापस से 0, फिर ये कितना होगा, ये 4 हो गया, फिर ये 5 होगा और ये 1 होगा, तो ये डेसिमल यहां पे पुट कर दिया, इंटू क्या है 10⁻⁻4 आ गया। ठीक, तो ये होगा 5 की वैल्यू, अगर मैं बहुत डीपली ऑब्जर्व करूं तो ये वैल्यू एक्चुअली क्या होगा 0.154, ये हो जाएगा वेबर। ठीक है, 5 का वैल्यू मिलेगा हमको। अब ना हम 5 के ऊपर फोकस करते हैं। 5 किसके लिए है, 5 इज फॉर द स्क्वायर, है ना, स्क्वायर वाले के लिए ये है 5। तो स्क्वायर वाले के लिए क्या होगा, देखो लेंथ वगैरह तो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, वो वैल्यू ऑलरेडी मिला हुआ है। तो एल की वैल्यू 22 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर। अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 22 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो एरिया क्या होगा स्क्वायर का, एरिया स्क्वायर का होता है एल स्क्वायर, है ना, साइड का स्क्वायर। ये कितना होगा 22 इंटू 22 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2। सो इफ यू सी इट वेरी केयरफुली, 22 इंटू 22 का वैल्यू होता है 484 इंटू क्या होगा ये 10⁻⁻4 हो गया। क्लियर, और ये होगा मीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है, A2 का वैल्यू निकालना है, B2 का वैल्यू देखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड 2 की वैल्यू कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड 2 की वैल्यू 3.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर। हमारे पास A2 है, B2 है। व्हाट अबाउट द cos थीटा, तो इस केस में क्या किया इन्होंने ना, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज किया है, बाकी ना डायरेक्शन वगैरह चेंज किया, सिर्फ ना शेप को चेंज किया है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज किया है, बाकी जो प्लेन वगैरह है उसी फॉर्मेट में रह गया है। तो cos थीटा का वैल्यू उस केस में अगेन कितना हो गया 1 ही रहेगा, है ना। cos थीटा की वैल्यू को एंगल वगैरह चेंज उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया ना कि स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद प्लेन को इतने एंगल से चेंज किया या उसमें कुछ वेरिएशन या टर्न किया, वैसा कुछ मेंशन नहीं किया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब अगर हम फ्लक्स 2 की बात करेंगे तो फ्लक्स 2 का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है ईएमएफ, वो वैल्यू तो मैं बताना भूल गया आपको, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला था इन्होंने, व्हाट टू डू इन क्वेश्चन, दे आर सेइंग कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, है ना। यहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड आपको फाइंड आउट करना था। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला वही हो गया ना नॉर्मली। चलो ठीक है, फॉर्मूला में थोड़ी देर बाद यूज कर लेता हूं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें 5 1 5 2 तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा कैसे भी करके।
तो φ2 की वैल्यू क्या हो गई, φ2 का वैल्यू का B2 हो गया, ये A2 हो गया, इनटू क्या होगा cos थीटा हो गया, cos थीटा का वैल्यू 1 हो गया, B2 का वैल्यू 3.0 हो गया, A2 का वैल्यू क्या हो गया 484 इंटू 10⁻⁴ तो 3 4 जा 12 हो गया, ये 3 8 जा 24 1 25 हो गया, तो ये क्या होगा 4 12 ये 14 हो गया इंटू 10⁻⁴ -4 से मल्टीप्लाई करो तो 0.14 ये 1 2 3 4 0.1452 ये क्या हो गया वेबर हो गया। क्लियर। अब जो ईएमएफ का फॉर्मूला है वो क्या होता है, ईएमएफ का फॉर्मूला वेरी सिंपल, माइनस क्या होता है एक्चुअली d∅/dt। क्लियर। तो ये माइनस हो गया, ये d∅ को हम क्या लिख सकते हैं φ2 - φ1 वी कैन राइट, करेक्ट। अपॉन क्या होगा ये t हो गया, तो लेट्स सी ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा, माइनस φ2 की वैल्यू क्या है, φ2 की वैल्यू है 0.1452 है, माइनस φ1 की वैल्यू कितनी है, φ1 की वैल्यू हमने यहां पे कैलकुलेट किया है, कितना है ये एक्चुअली यहां पे 0 आएगा, तो ये क्या है 0.1540 अपॉन टी की वैल्यू कितनी मिली अपने को, टी का वैल्यू कितने टाइम में पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है 0.5 सेकंड्स में, तो हमने क्या किया यहाँ पे 0.5 सेकंड्स लिख लिया। तो ये अब माइनस करते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 8 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 ये मतलब ये 10 बोरो करेगा ना यहाँ से, तो और ये क्या है 13 है, 13 - 5 तो ये भी 8 हो गया, फिर क्या होगा 0.0 डिवाइडेड बाय 0.5। अब क्या करो अपना न्यूमरेटर और 10 से मल्टीप्लाई करो, तो होगा 0.088 अपॉन क्या होगा ये 5 हो गया, तो कैलकुलेटर में देख लेते हैं, तो 5 ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 5 1 जा 5 करेक्ट एंड 5 7 जा 35, तो 5 6 जा 30, तो इतना वोल्ट होगा इसका वैल्यू। और यहां पे क्या होगा ये वैल्यू आपको माइनस में मिलेगी ना, ये वैल्यू आपको मिलेगा माइनस में, करेक्ट, और पहले से बाहर माइनस है तो वो माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। एंड फाइनली यू गेटिंग दिस मच अमाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज अगेन इनसाइड क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफी सिंपल है, बट वही आपको थोड़ा लॉजिकली समझना पड़ेगा क्या करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। सो एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड व्हाट नेक्स्ट 10 सेंटीमीटर तो मीटर में करेंगे तो कितना होगा 10 इंटू 10⁻⁻2 दैट इज व्हाट 10⁻⁻1 ये मीटर हो गया। ये किसकी वैल्यू है, इज द वैल्यू फॉर द रेडियस। अब अगला पॉइंट क्या दिया है 500 टन्स। सो टोटल टन का वैल्यू दिया इन्होंने, टोटल टन की वैल्यू कितनी है 500 है। क्लियर। फिर क्या दिया है रेजिस्टेंस 2 ओम। सो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम। कॉइल में 500 टन है, रेडियस की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर है और रेजिस्टेंस 2 ओम है। प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, है ना, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो देखो ये कुछ इस तरह से कंडीशन होगा, ये बोला सर्कुलर कॉइल है, मान लो सर्कुलर कॉइल आपका कुछ इस तरीके से होगा, सर्कुलर कॉइल आपका इस तरीके से होगा बराबर, और जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, मतलब ये इस तरीके से, ये आपका क्या होगा ये सर्कुलर कॉइल का प्लेन हो गया। तो बोल रहे हैं प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ये प्लेन हो गया, ये प्लेन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड को क्या परपेंडिकुलर है, व्हिच मींस आपको किसकी वैल्यू मिल रही है, आपको वैल्यू मिलेगी थीटा डैश की, यू विल गेट द वैल्यू फॉर थीटा डैश, है ना, आपको थीटा डैश की वैल्यू मिली है व्हिच इज गिवन एज 90 डिग्री। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यू कैन राइट थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा डैश, सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अभी थीटा 1 है थीटा 2 है दैट विल सी, आगे बढ़ के पता चलेगा। फिर क्या बोल रहे हैं, इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री इन 0.25 सेकेंड्स। तो रोटेटेड थ्रू, ये पॉइंट को मैं लिख देता हूं अभी बस अभी फिलहाल के लिए, रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री, है ना, तो आपको नया एंगल मिलेगा दैट विल बी व्हाट थीटा 2। तो इसका मतलब ये थीटा 1 की वैल्यू हो गई। क्लियर। पहले एंगल 0 डिग्री था उसको 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो समझने वाली बात है ना, 0 डिग्री से अगर आप मेजर करो ना 0 डिग्री, मान लो पहले से 0 डिग्री था ऐसा था, अब उसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो भी ऐसे जाएगा तो 90 जाएगा, फिर ऐसे जाएगा तो ये 180 होगा। तो ये पता चल रहा 0 से आपने रोटेट किया 180 डिग्री में, तो थीटा 2 का वैल्यू ऑटोमेटिकली 180 डिग्री हो जाएगा, है ना, इतना टाइम पास करने की जरूरत ही नहीं है। मैं फिर भी एक बार उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और टाइम इंटरवल कितना है, dt इज व्हाट t व्हिच इज गिवन एज 0.25 सेकंड्स, है ना, टाइम इंटरवल आपने 0.25 सेकंड्स लिया। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। आपको क्या करना है, ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इन्होंने बोला
तो हमने नॉर्मली ईएमएफ निकालेंगे और देखेंगे फिर करंट की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, सो दे आर सेइंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड, उसको ऐसे ट्रीट करो, बीएच लिखने की जरूरत नहीं है। तो कितना 3.0 into 10⁻⁻5 टेस्ला। इज दैट क्लियर? सो अब जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को एनालाइज करके देख लेते हैं। अब ये बोल रहे हैं ना, देखो पहले तो क्या होगा, पहले केस में क्या बोला है ना कि जो प्लेन और सर्कुलर कॉइल है दैट इज मेकिंग 90 डिग्री, प्लेन और सर्कुलर कॉइल इज मेकिंग 90 डिग्री, या इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे। तो अब इस हिसाब से एरिया वेक्टर क्या होगा, अगर इसको हमने एरिया वेक्टर ड्रॉ किया तो ये क्या हो गया, उसको एरिया वेक्टर विल बी व्हाट, पैरेलल टू दिस वन, करेक्ट ना इसको, तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। अब ये बोल रहे हैं इसको ना 180 डिग्री पे क्या क्या टर्न किया, तो देखो ना आप ये मार्कर, ब्लैक मार्कर को देखना ऐसे, तो ये क्या है, जब मैं इसको यहां से यहां टर्न करूंगा तो ये कितना 90 डिग्री होगा, फिर जब उसको 180 डिग्री पे टर्न करूंगा, 180 डिग्री इन द सेंस आप ये साइड में लेके आ गए, है ना, 180 डिग्री इन द सेंस इस साइड हो गया ये, हाँ ये थोड़ा होल्ड नहीं हो पा रहा, ऐसा 180 डिग्री कुछ इस तरीके से, करेक्ट। और ये मार्कर वहीं पे लग गया मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया। अब जो एरिया वेक्टर इधर आ गया तो कितना होगा 180 डिग्री, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। और बाकी सारी वैल्यूज तो हमको प्रॉपर्ली मेंशन किया हुआ है। अब इसमें ना क्या वेरिएशन है, अगर इन्होंने बोला ईएमएफ इंड्यूस्ड, तो ईएमएफ का क्या फॉर्मूला है, ईएमएफ इज माइनस एन का नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, तो माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। तो अब ये माइनस एन को हमने माइनस एन रहने दिया, डी फाइव की वैल्यू को हमने क्या कर दिया 5 2 माइनस 5 1 अपॉन क्या कर दिया ये टी कर दिया। तो अब 5 2 5 1 निकालना पड़ेगा, तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग। अच्छा ये सर्कुलर कॉइल है ना, सर्कुलर कॉइल, इसमें जो वेरिएशन हो किसके टर्म में, सिर्फ एंगल के टर्म में, बाकी कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही है ना, एंगल ही सिर्फ चेंज हो रहा है उसका। तो इट्स बेटर हमने एरिया भी कन्वर्ट कर लेते हैं, तो एरिया का वैल्यू होगा एरिया इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का वैल्यू को हमने पाई रहने दिया, आर की वैल्यू कितनी है बॉस, आर की वैल्यू हमको मिली है यहाँ पे कितना 10⁻⁻1 है, तो 10⁻⁻1 10⁻⁻1 क्या होगा 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻1, तो ये क्या हो गया पाई इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, ये एरिया की वैल्यू गई। तो ये फर्स्ट में एरिया, सेकंड में एरिया वही रहेगा, सिर्फ जो वेरिएशन हो रहा है ना वो किसका हो रहा है, सिर्फ एंगल का वेरिएशन हो रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, फ्लक्स 1 कैलकुलेट कर रहा हूं, फ्लक्स 1 की वैल्यू क्या होगी, फ्लक्स 1 होगा मैग्नेटिक फील्ड बी क्या है, सेम है, जो एरिया है वो भी सेम है, बट क्या है cos थीटा 1, करेक्ट। तो बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻5 है, ठीक है। एरिया का वैल्यू हमको कितना मिला है, एरिया का वैल्यू मिला हमको पाई इंटू 10⁻⁻2 मिला है, करेक्ट। और ये क्या है cos 0 हो गया ना यहाँ पे फर्स्ट एंगल, तो अब उस हिसाब से देखेंगे तो ये क्या होगा 3 पाई हो गया, सो 3 पाई इंटू 10⁻⁷, ये वैल्यू 1 हो गई। तो ये क्या है फ्लक्स है, तो उसका यूनिट होगा वेबर। हमको ∅1 की वैल्यू मिल गई, चलो ठीक है ∅1 का वैल्यू मिल गया। अब ∅2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ∅2 का वैल्यू क्या होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, कोई वेरिएशन नहीं, एरिया भी सेम है, सिर्फ ना एंगल चेंज हो गया है, तो ये क्या होगा cos थीटा, मतलब cos थीटा 2 ले लो आप इसको। तो क्या होगा बी का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10⁻⁵ है, पाई है, ए का वैल्यू का 10⁻⁻2 है, यहां तक कोई वेरिएशन ही नहीं है बेसिकली, इंटू क्या हो गया cos 180। तो अब समझ वाली बात ये है कि ये पूरी वैल्यूज क्या होगा 3 पाई इंटू 10⁻⁷ है, ये cos 180 की वैल्यू -1 हो गया, तो ये क्या होगा -3 पाई इंटू 10⁻⁷, करेक्ट, ये होगा वेबर, ये माइनस के मल्टीप्लाई होना चाहिए, ∅2 की वैल्यू होगी। तो देखो ∅2 की वैल्यू ∅1 की वैल्यू हमको मिल गई, और t का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ईएमएफ निकाल सकते हैं वेरी इजीली, सो आप लिखोगे देयरफॉर ईएमएफ इज इक्वल टू -n, दिस व्हाट ब्रैकेट में ∅2 माइनस ∅1 अपॉन क्या होगा ये t हो गया। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स है 500, करेक्ट, इनटू ∅2 का वैल्यू कितना है, ∅2 का वैल्यू -3 पाई 3 पाई इंटू 10⁻⁷, और उसके बाद माइनस साइन, ∅1 का वैल्यू कितना है, ∅1 का वैल्यू है 3 पाई इंटू 10⁻⁷, 3 पाई इंटू 10⁻⁷, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, हाउ मच टाइम इट हैज टेकन, सो इसका टाइम का वैल्यू 0.25 सेकंड्स यहां पे मेंशन किया हुआ है, तो टाइम टेकन है 0.25 सेकंड्स।
चलो ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें कैंसिलेशन करना है तो वी कैन डू इन दिस वे। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग ना 100 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई करो तो 500 इंटू 100 और हो गया, और डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी हो गई 25 हो गई, करेक्ट। और ये वैल्यूज क्या है ना, ये ऐड होकर ट्वाइस हो जाएंगे ना एक हिसाब से देखो, तो माइनस ये 2 टाइम्स क्या हो गया 3 पाई हो गया इंटू 10⁻⁻7 हो गया, क्लियर। या अगर आपको दूसरे तरीके से देखना है तो -3 पाई 10⁻⁻7 को कॉमन ले लो, तो ये प्लस होगा +1 मल्टीप्लाई मतलब ऐड होकर 2 हो जाएगा, तो उस हिसाब से आप देख लो। और ये वाले 25 है, 25 2 जा 50, ठीक होगा 20 हो गया, क्लियर। सो अब क्या फायदा हो रहा है हमको कि ये जो वैल्यूज है इनको भी आप मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है आपको, है ना। सॉरी 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा कितना हो गया 12 हो गया ना, तो 2 2 जा 4 3 जा 12, तो ये 12 इंटू क्या हो गया 3.14 हो गया, क्लियर। इंटू ये 10⁻3 उसके साथ में होगा तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, फाइन। अब देख लेते हैं उसको मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा वैल्यू। स्पेस नहीं, अब इनकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 12 4 जा 48, 12 1 जा 12, 12 4 कितना हो गया 16 हो गया, एंड 12 3 जा 36, एंड 1 कितना हो गया 37 हो गया, तो ये होगा 37.68 इंटू 10⁻⁻4। तो अगर मैं इसको 3 पॉइंट लूंगा तो 3.768 इंटू 10⁻⁻4। इस वैल्यू को अगर आपको अप्रोक्स करना है तो आप 3.8 इंटू 10⁻⁻, सॉरी ये -3 हो जाएगा, है ना, -3। अब ये क्या हो जाएगा ईएमएफ की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया तो ये वोल्ट हो गया, तो ईएमएफ की वैल्यू इतनी वोल्ट हो गई, करेक्ट। और इसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये वैल्यू ना ऑलरेडी पॉजिटिव में आ गया है, तो इसको मैग्नीट्यूड में नहीं भी कन्वर्ट करोगे तो भी चलेगा ना, ये वैल्यू ऑलरेडी मैग्नीट्यूड में ही आप ले लो। माइनस होता तो हम फिर वापस उसको मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इमेजिन करो मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा। तो आई का फॉर्मूला क्या है, आई हो गया ईएमएफ अपॉन आर, तो ईएमएफ कितना है 3.8 है, ईएमएफ इज 3.8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय व्हाट्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, 2 से डिवाइड कर दिया ना, 2 ओम है रेजिस्टेंस, तो क्या होगा 1.9 इंटू 10⁻³ ये क्या होगा एम्पियर। यानी तो अगर आप इन वैल्यूज के साथ में लेना है तो करंट का वैल्यू क्या होगा 2 1 जा 2 2 8 जा 16 एंड देन 8 जा 16, है ना, तो ये 4 आपको 1.884 इंटू 10⁻³ एम्पियर आता, ठीक है। और अगर इन वैल्यूज को आप कैलकुलेट करना चाहते हो मिली वोल्ट में तो वो भी कर सकते हो, आप इसको 3.8 मिली वोल्ट भी लिख सकते हो ना, 10⁻³ को आप रिप्लेस करके, यहाँ पे भी 10⁻³ को रिप्लेस करके 1.9 मिली एम्पियर भी आप कर सकते हो। अब हम सॉल्व करेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, इट्स लाइक अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एक सर्कुलर लूप है, करेक्ट। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक, ये सर्कुलर लूप है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ना, ये मैग्नेट परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.02 टेस्ला, है ना। एक हिसाब से देखा जाए तो एंगल विद द प्लेन कितना होगा इसका, एंगल विद द प्लेन थीटा डैश का वैल्यू होगा 90, व्हिच मींस थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू होगा 90 माइनस थीटा डैश, दैट इज 90 माइनस 90 इज इक्वल टू व्हाट 0, और cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos थीटा इज बेसिकली cos 0, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो अब अगर एक्सटेंड नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, है ना, cos थीटा का वैल्यू आप इग्नोर कर सकते हो। फिर क्या बोला, somehow the radius of the loop begins to decrease at a constant rate of 1.0 mm per second। रेडियस की वैल्यू डिक्रीज होने लगी है, तो आप रेडियस की वैल्यू को अगर आप आर ले रहे हो ना, आर, तो डिक्रीज हो रहा है ना एट द रेट ऑफ मतलब टाइम के साथ में, तो क्या होगा dr/dt, बेसिकली ये कहना था dr/dt का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.0 mm पर सेकेंड, होगा 1.0 mm पर सेकेंड। आपका इंफॉर्मेशन मीटर के टर्म में होना चाहिए, तो mm को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा 10⁻³ हो जाएगा, ये होगा मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रेडियस ऑफ द लूप, ठीक है, या नहीं तो क्या दिया लूप, बराबर। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप एट एन इंस्टेंट व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। आपको ईएमएफ फाइंड आउट करना है, ईएमएफ इंड्यूस्ड जब ना रेडियस की वैल्यू कितनी थी 2 सेंटीमीटर था उस वक्त, क्लियर, और इस रेट से डिक्रीज हो रहा था। और प्लस जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 0.02 टेस्ला है, 0.02 टेस्ला है। ये एक ना स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा, आपको समझ लो कि इसमें क्या हो रहा है कि इस केस में अगर आपको डिटेल निकालना है तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वो पार्ट को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो हमने फ्लक्स का फॉर्मूला आप तक अंडरस्टैंड किया। फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट्स द जनरल फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स,
फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा होता है, क्लियर। तो जहां पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा 0, है ना। तो ये फाई हो गया, ये बी हो गया। एरिया क्या होगा, इट्स अ सर्कल ना, ठीक है, सर्कुलर लूप है। तो सर्कुलर लूप के लिए एरिया क्या होगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर होगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, जैसा कि हमने यहां मेंशन किया। तो आपको फ्लक्स का वैल्यू मिलेगा बी पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये है कि आपको ना डी आर बाई डी टी कैसे मिलेगा। सो अब ये क्या कह रहे हैं कि आपको जब ईएमएफ इंड्यूस आपको निकाला है ना, ईएमएफ इंड्यूस, तो ईएमएफ इंड्यूस के लिए आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, करेक्ट ना। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 1। तो अभी आप मेंशन करना, तो आप मेंशन कर दो ना डिफरेंशिएट। किसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 किसे आपने डिफरेंशिएट करना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अगर मान लो इस वैल्यू को आपने लिखा डी फाई बाई डी टी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी टी, ये क्या होगा, बी हो गया, पाई हो गया, आर स्क्वायर हो गया, क्लियर। तो ये डी फाइव बाई डी टी फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डी फाइव बाई डी टी कैन कन्वर्ट इनटू ईएमएफ, है ना। देखो ईएमएफ का वैल्यू होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, करेक्ट। बट अगर मैं मॉड ले लूं तो ये वैल्यू क्या हो सकता है, डी फाइव बाई डी टी। तो हमको मैग्नीट्यूड में ये ईएमएफ मिल जाएगा, तो मैग्नीट्यूड के टर्म में ईएमएफ की वैल्यू ये होगी। बट यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, बी और पाई कांस्टेंट है, तो बी और पाई को हमने क्या किया, बाहर ले लिया। तो ये क्या होगा, डी बाई डी टी, किसको ले रहे हैं हम लोग, आर स्क्वायर। अब एक हिसाब से देखो तो यहाँ पे लिखा है कि द रेडियस डिक्रीजेस, द रेट ऑफ डिक्रीज इन रेडियस। तो रेडियस डिक्रीज हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ना एनी हाउ आर इज अ फंक्शन ऑफ टी, आर इज फंक्शन ऑफ टी। तो अगर ना जिनको डेरिवेटिव पता होगा तो आइडिया मिल जाएगा, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूं। देखो डेरिवेटिव का नॉर्मल रूल क्या होगा, जो पावर है पहले आपको उसको लिखना है, फिर जो पावर है वो 1 से डिक्रीज होता है, 2 - 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा। बट ना एक्चुअल में हम ना आर को डिफरेंशिएट नहीं करें, हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसके लिए आपको फिर से लिखना पड़ेगा यहाँ पे डी आर बाई डी टी। ये रूल है। रूल क्या है कि अगर आप ऐसे लिखते हो एक्स रेज टू एन है ना, एक्स रेज टू एन है, और आपने यहां लिखा डी बाई डी एक्स भी लिखा है, तो देखो रूल के हिसाब से कहो ये एन एक्स रेज टू -1 इंटू फिर क्या होता है ना, ये जो टर्म उसको फिर से डिफरेंशिएट करना, डी एक्स बाय डी एक्स, क्लियर। तो ये क्या होता है, ये वैल्यू 1 हो जाता है, तो आपको क्या मिलता है, एन एक्स रेज टू एन -1। बट ना जब ये दोनों ना अलग टर्म्स होंगे, मतलब दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म, बट ना वो सेम क्वांटिटीज नहीं है, तब आपको दिखाई देता है। तो जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे आर स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया डिफरेंशिएशन, तो 2r हो गया, फिर क्या होगा, उसको फिर हमने क्या डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू आर किए होते तो dr अपॉन क्या होता, 1 हो जाता, ठीक है। वो पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो वो हिसाब से अब हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, तो ईएमएफ इज इक्वल टू ये 2 हो गया, ये बी हो गया, ये पाई हो गया, ये आर हो गया, फिर फाइनली क्या मिला आपको, डी आर बाई डी टी मिलेगा, क्लियर। अब हम वैल्यूज को पुट करके देख लेते हैं, है ना, क्या क्या डिटेल है वहां पे। तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या है, 2 विल रिमेन 2, बी का वैल्यू कितना, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड 0.02 टेस्ला, इनटू पाई का वैल्यू हमने कितना ले लिया है, 3.14 ले लेंगे। फिर आर की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द रेडियस का वैल्यू, हाँ रेडियस का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे लिखा है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में तो 2 × 10⁻² मीटर, ठीक है। अब उस वैल्यू को भी ले लेते हैं यहाँ पे, तो 2 × 10⁻² इंटू dr बाई dt का वैल्यू क्या है, dr बाई dt का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया ना 1.0 × 10⁻3, तो मैं 10⁻3 ही लिख देता हूं सिर्फ यहाँ पे। तो अब वो हिसाब से समझना है, तो उसको 2 ले लिया आपने, ये क्या है 2 × 10⁻² ले लो, बेटर है 3.14, एक स्टेप मैंने अननेसेसरी एक्सटेंड कर दिया, ये क्या है 10⁻5 है, ठीक है। तो क्या 2 × 2 = 4, 2 × 8, तो ये होगा 8 × 3.14 का आप यहां ले लो, इनटू ये वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो, 10⁻5 कितना होगा, -7 ना, 2 -2 -5, तो अब मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32 ना, 8 1 जा 8, 8 3 कितना होगा, 11 हो गया, 8 3 जा 24, 24 1 कितना होगा, 25 हो गया, क्लियर। तो अब हो जा 25 × 10⁻25 × 25.12 × 10⁻7, क्लियर। अब अगर मैं डेसिमल यहां पे अगर इसको 2.5 करो ना, 2.5 अप्रॉक्स ले लो, या 2.512 इंटू क्या होगा, 10⁻6 हो गया ना, ये यहां से 10 यहां मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। ये वोल्ट में वैल्यू है। अब अगर आप मान लो जैसे हमने मिली वोल्ट में लेते थे, तो 10⁻6 को अगर आप हटाओगे तो किसमें बदल जाएगा, माइक्रो में बदल जाएगा, तो क्या होगा 2.512 माइक्रो वोल्ट। तो इस तरीके से आपको ये आंसर मिलेगा। तो ये ना थोड़ा स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर पॉइंट दिखा अगर आपको तो आपको समझ लेना है। या अगर मान लो सर्कुलर कॉइल है और अगर उसका रेडियस चेंज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो आप उस हिसाब से इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो। तो
तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सर्कुलर कॉइल इफ द रेडियस इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, तो 2b पाई आर डी आर बाई डी टी, आप इसको एज अ डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो अगर आप याद कर सकते हो तो। ठीक है, बहुत सिंपल सा टर्म है कि इफ द रेडियस डिक्रीजेस और रेडियस इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ डिक्रीज और इंक्रीज ऑफ रेडियस दिया है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, है ना, बाकी कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, सो आई होप व्हाट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। आज के न्यूमेरिकल्स ना लॉजिकल थोड़े ज्यादा थे, क्योंकि ना आप एंगल एक बार आपको समझ में आ जाता है तो काफी हद तक आप चीजों को समझ लेते हो। सो आई होप व्हाट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।